हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरी टैगलाइन, घर पर अपने परिवार के साथ रहिए स्वस्थ और ऑनलाइन क्लासेस के साथ रहिए मस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, सेल थ्योरी तक मैंने पढ़ी थी। अब उसके आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे साइज ऑफ सेल, यानी इस पूरे यूनिवर्स में सेल की साइज कुल कितने टाइप्स के हैं, ये हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे द स्मॉलेस्ट नोन सेल, यानी दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन है? पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गन। इसकी जो साइज होती है, यानी जो हम डायमीटर कह सकते हैं, ये 0.1 माइक्रोन के आसपास होता है, यानी उसके आसपास का ही होता है। यानी ये दुनिया में देखी जाने वाली अब तक की सबसे छोटी सेल है। जबकि अगर आप बात करेंगे लार्जेस्ट नोन सेल, और वो नोन सेल के डायामीटर यानी चौड़ाई के लेंथ में, तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो एक छोटे से बच्चे के पूरे सिर के बराबर होता है, और वो जो अंडा होता है उसके अंदर पूरा एक सेल होता है, और उस सेल की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आइए देख लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, यानी अगर हम लंबाई में नाप करें तो पूरे यूनिवर्स में, मैंने अभी तक का पूरे यूनिवर्स में केवल ह्यूमन प्रजाति ही नोन है, तो उस नोन में सबसे लंबी सेल देखी गई वो न्यूरॉन सेल देखी गई है, और इस न्यूरॉन सेल की लंबाई जो होती है 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होता है। उसके बाद आइए द लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऐसा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो दुनिया में सबसे बड़ा है, और वो फ्री लिविंग फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, वो है एसिटाबुलेरिया। ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और वो करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल, यानी अभी तक हमने जो सेल पढ़े हैं उस सेल में जितने टाइप्स होते हैं उन कुल टाइप्स की जब स्टडी की गई तो देखा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस सेल आर 2 टाइप्स। यानी हम जिस सेल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये न्यूक्लियस के प्रेजेंस के आधार पर कर रहे हैं। तो जैसे बात है, उन सेल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं आइए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इनके नाम को ही, तो हमको मिलता है प्रो और कैरियन। तो अगर प्रो मीन्स जानेंगे तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब दोज न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव टाइम्स, मतलब बहुत पुराना टाइप का। और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब, और दोनों को जब मिलाएंगे तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस बहुत एडवांस टाइप का नहीं है बल्कि बहुत ही इनिशियल टाइप का है। यानी ये उस दौरान के डेवलपमेंट को दिखाते हैं जब अर्थ पर लाइफ पहली बार किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट किया था। इस नाते इनके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के आधार पर इनको हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के कुल के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले दीज सेल्स हैव ए प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जैसा कि नाम था प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स, यानी इनके प्रिमिटिव न्यूक्लियस को क्या कहा जाता था? न्यूक्लियोइड्स। अब क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोइड्स क्या होता है। देखिए, जब किसी सेल का न्यूक्लियस बहुत प्रिमिटिव होता है तो प्रिमिटिव होने की वजह से न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो जैसे मैंने कह दिया कि अगर आप किसी पॉलीथीन के अंदर किसी एक हाईली विस्कस प्रोटीन या एक हाईली विस्कस ग्लू को अगर आप अंदर कंटेन करके, और जब वो पॉलीथीन फट जाएगी तो क्या होगा? सारा ग्लू बाहर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से कि न्यूक्लियस को अगर आप एक ग्लू माने और उसके चारों तरफ के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माने, तो अगर वो मेम्ब्रेन फट जाएगा तो वो अपने साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। और ऐसे ही डिसॉल्व न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन में किया है, द न्यूक्लियोइड्स इज without nuclear membrane, so its genetic material dissolve into the cytoplasm, यानी इनके जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इनके अगले कैरेक्टर के बारे में, द सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी इनके पास न माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न क्लोरोप्लास्ट होगा, न गोल्गी बॉडी होगी, न लाइसोसोम्स हो गए, मतलब कोई भी एडवांस टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स नहीं हैं। और जब ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे तब ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के होंगे, यानी इनका पूरा साइटोप्लाज्म क्या होगा? खाली होगा।
द राइबोसोम्स आर 70s टाइप। पूरे सेल ऑर्गेनेल्स में केवल एक ही प्रकार का ऑर्गेनेल्स मिलता है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम 70s टाइप के, यानी ये भी वो राइबोसोम्स है जो अभी तक पाए जाने वाले सभी प्रकार के राइबोसोम, जितने भी टाइप के राइबोसोम्स मिले, उस राइबोसोम का ये सबसे पुराना वर्जन है। यानी इस पुराने वर्जन की वजह से इसको हम लोग 70s टाइप कहते हैं। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एसिटिल ग्लूकोसामिन म्यूरामिक एसिड। इनके ऊपर एक कैप्सूल का आवरण होता है जिसको हम लोग इनका इन्वेलप कहते हैं, और ये कैप्सूल जो होती है पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और ये जो पॉलीसैकेराइड्स होती है इन्हीं का नाम है एसिटिल ग्लूकोसामिन म्यूरामिक एसिड्स, जो बैक्टीरिया को स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी देता है अलग अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में एक फ्लैजिला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज पे डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से ये एक कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल की डिस्क्रिप्शन हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अब यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अब इस यूकैरियोटिक सेल और उस प्रोकैरियोटिक सेल के उस स्ट्रक्चर में कितने डिफरेंसेस थे। वहाँ पर आपने देखा था एक न्यूक्लियस के अतिरिक्त और एक छोटे छोटे राइबोसोम के अतिरिक्त, और उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। जबकि यहाँ पर गिनने में आप गिनती करते करते थक जाएंगे, इतने न्यूक्लियस, इतने सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल से ही। तो यहाँ पर यू मतलब होता है रियल, रियल मतलब होता है वास्तविक, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। यानी इस ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस होते हैं वो रियल होते हैं। मतलब अब वहाँ के रियल और वहाँ के अनरियल और यहाँ के रियल में क्या अंतर है। जैसा कि आपने वहाँ की न्यूक्लियस में देखा था, उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से मिक्स था, उसका कोई एक निश्चित शेप नहीं था। जबकि आप यहाँ पर एक क्लियर राउंडेड स्ट्रक्चर देखते हैं, और वो राउंडेड स्ट्रक्चर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है, उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल फिक्स्ड होता है। तो ऐसे न्यूक्लियस को जो क्लियर हो, राउंडेड हो और पूरे सेल के सेंटर में प्रेजेंट हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल। तो जितने भी हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, सभी पेड़ से लेकर के प्लांट तक, सभी पेड़ से लेकर के ऑर्गेनिज्म तक, हमारे और आप में सभी में ऐसे ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जिसके अंदर पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एक यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे। उसके बाद हम कहेंगे राइबोसोम। राइबोसोम मैंने यहाँ पर देखिए 80s कहने मतलब एडवांस टाइप, मतलब हम लोगों के बॉडी में जो राइबोसोम मिलते हैं वो 80s टाइप के, जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिले हैं वो 70s टाइप के होते हैं। अब यस के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है कि एस ये नहीं लिया गया है, सेडिमेंटेशन क्विंसेंट से लिया गया है, मतलब इनको हिंदी में कहते हैं अवसादन गुणांक। मतलब इसको एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब हम राइबोसोम को डालते हैं और वो वहाँ पर 80 सर्कुलर पर सेकेंड की रफ्तार से वो मोशन करता हुआ अगर वो पेदी में जाके बैठता है तो उसको 80s कहेंगे, और अगर उसका मोशन स्लो होता है तो उसको हम लोग 70s कहते हैं। यहाँ पे तो दोनों 80s हैं। उसके बाद देखते सेल वॉल। वहां पर बैक्टीरियल सेल वॉल आपने देखा था एन एसिटिल ग्लूकोसामिन म्यूरामिक एसिड से मिलकर बना हुआ था, जबकि यहां पर ये किससे मिलकर बना है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस, यानी हमारा डीएनए और आरएनए कहाँ होता है, उनका डीएनए और आरएनए आपने देखा था कहाँ था, वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर सब घूम रहे थे। जबकि हमारे यहाँ पे जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उनके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के पार्ट्स की स्टडी करने के लिए। यानी अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल के अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करें तो हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल कुल कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखते हैं हमने यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल को जो डिवाइड किया है तो यूकैरियोटिक सेल को कुल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म और नंबर 3 न्यूक्लियस। अब आप कहेंगे कि सर हमने सेल वॉल को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेल वॉल एक ऐसा
ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो प्लांट में मिलता तो है लेकिन एनिमल में नहीं मिलता। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो चाहे वो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन कंपलसरी रूप से पाए जाते हैं। इस नाते हम इन तीन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म को हम जब देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक पतला सा लिपोप्रोटीन का बना हुआ ये लेयर होता है, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब हम अंदर एंट्री करेंगे तो तुरंत क्या मिलेगा, इसका लिक्विड मिलेगा। इसके लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, यानी दुनिया भर के तमाम सेल ऑर्गेनेल्स किसमें मिल रहे हैं, इनके अंदर मिल रहा है। और इन्हीं के अंदर देखिए क्या मिल रहा है, वैक्यूल भी मिल रहा है। यानी ये कंपलसरी है अगर वो एक यूकैरियोटिक सेल है। जबकि न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो होते हैं यहां पर, वो न्यूक्लियस कुल इतने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या आएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, क्रोमैटिन नेटवर्क आ जाएगा, न्यूक्लियर पोर आ जाएगा, तो इतने सारे, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी, यानी इसके साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये भी आ जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल के स्ट्रक्चर्स। तो सेल को लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सेल को हम कुल तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो क्वेश्चन ये होता है कि हु डिस्कवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दो मॉडल आते हैं। एक आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको आप जो आपके सामने बना हुआ है, इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। और एक आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, उसको सबसे पहले रॉबर्टसन ने डिस्कवर किया था। और रॉबर्टसन ने सबसे पहले कहा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उन्होंने हाईली मैग्नीफाइंग जब माइक्रोस्कोप से इसको देखा था तो उनको ये जो स्ट्रक्चर है उनको केवल ऐसे दो लाइनों में दिखा था। तो इन्होंने कहा था जिसको हम लोग एक सिंगल मेम्ब्रेन कहते हैं, दरअसल वो मेम्ब्रेन दो अलग अलग मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है, इस नाते इसको हम लोग लिपिड बाय लेयर भी कहते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये जो दो लेयर होते हैं, ये प्रोटीन के दो लेयर होते हैं और इनके बीच के अंदर क्या भरी होती है फास्फोलिपिड। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से निकला था, उन्होंने ही बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रोटीन की एक लेयर ऊपर होती है और प्रोटीन की एक लेयर नीचे होती है और उन दोनों के बीच में फास्फोलिपिड की एक लेयर होती है। और पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो केवल 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जिसमें से प्रोटीन के लेयर्स की जो मोटाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है और फास्फोलिपिड की जो लेयर्स होती है ये 35 एंगस्ट्रॉम होती है। रॉबर्टसन के इस मॉडल को हम लोग सैंडविच मॉडल कहते हैं। इसको सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये ऊपर का जो प्रोटीन लेयर है ये हमारा ब्रेड का एक लेयर का काम करता है और ब्रेड में क्या पाई जाती है, प्रोटीन, और उन दोनों के बीच में क्या भरा होता है, बटर। बटर मीन्स क्या होता है, लिपिड। तो इस नाते इस मॉडल को हम लोग सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। लेकिन ये मॉडल इस वजह से फेल हो गया क्योंकि ये मॉडल किसी भी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता था कि कौन सा मैटर अंदर आ रहा है, कौन सा मैटर बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह बनी ही नहीं है। इस नाते रॉबर्टसन के इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो नया मॉडल आया था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या कहा था, एक्चुअल में उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोटीन की जो लेयर होती है वो पूरी तरह से सब यूनी पैरेलल नहीं होते हैं, बल्कि इनके बीच में कुछ प्रोटीन लेयर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के आर पार तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार तक निकल आते हैं। यानी अब यहां पर प्रोटीन ही दो टाइप की होगी। एक वो प्रोटीन जो लिपिड लेयर के ऊपर पाई जाती है, तो जो अपर लिपिड लेयर प्रोटीन पाई जाती है इसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन लेयर प्लाज्मा इसके लिपिड लेयर में धंस जाती है इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
बाकी मोटा मोटाई सब वही होती है। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि जब दो प्रोटीन लेयर एक दूसरे के पैरेलल प्रोटीन लिपिड लेयर में धंस जाती है तो उनके बीच में एक टनल बन जाता है, और ये टनल किसी भी चीज को अंदर या बाहर जाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करती है। तो अब ये जो मॉडल होता है, ये मॉडल चीजों के अंदर और बाहर जाने के लिए सक्सेसफुल हो गया। इस नाते फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने डिस्कवर किया था, इस मॉडल को मान्यता मिल गई। सिंगर एंड निकोलसन। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। तो इस मॉडल में ये कहा गया कि अच्छा बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है। तो सबसे पहले बात, ये चीजों को साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है कि, और उन चीजों को सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीजें अंदर जा सकती हैं और कौन सी न चाहने वाली चीजें न जाएं। तो इस नाते इस गुण को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। पहला गुण क्या कहलाएगा? सेलेक्टिव परमिएबल। यानी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल, चीजों को चुन चुन करके अंदर जाने देगा और चुन चुन करके निकलने देगा। दूसरा है इट ट्रांसपोर्ट द आयन। अब आयन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एक्चुअल में जब आयन का ट्रांसपोर्ट होता है तो यहां पर एक विशेष प्रकार का चैनल प्रोटीन होता है जिसको चैनल प्रोटीन कहते हैं। ये जो चैनल प्रोटीन होती है, जब किसी आयन या लार्ज मॉलिक्यूल को अंदर आने देता तो ये पूरे इस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है इस तरह से, ताकि वो चीजें बड़े आसानी से अंदर आ सके। और तीसरी चीज है कि ये एक्सक्रीशन में क्या करता है? मदद करता है। मतलब अगर सेल के अंदर कोई हानिकारक मैटर बना तो उस हानिकारक मैटर को वो अपने साइटोप्लाज्म से ही वो बाहर कर सकता है। यानी ये आपके एक्सक्रीशन में भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट्स, तो ये सब चीजें काम कौन करता है? और तीसरा चीज क्या करता है? चौथा, कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल के चारों तरफ से एक दीवार का काम करता है, यानी सेल को एक निश्चित आकार देता है, और इस सेल के निश्चित आकार की वजह से हर सेल का आकार अलग अलग और अलग अलग शेप एंड साइज का हो सकता है।